सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं अमन। आप देख रहे हैं अमन कैंसर नॉलेज। 4 साल पहले मुझे जब कैंसर हुआ था, मैंने टाटा हॉस्पिटल में गया और वहां फ़ाइल बनवाया और फ़ाइल बनवाने के बाद मेरा कार्ड भी बन गया। उसके बाद मैंने डॉक्टर के पास गया तो मेरा हिस्ट्री की जानकारी ली गई और हिस्ट्री की जानकारी लेने के बाद उन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट बहुत सारे लिखे। उसमें सबसे पहले CBC का टेस्ट लिखा। इसीलिए हम समझते हैं कि CBC हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कैंसर के इलाज के लिए, क्योंकि कैंसर के इलाज के दौरान शुरू से लेकर आखिरी तक CBC की बहुत बार जांच होती है। हर बार जांच होती है, हर जगह पे जांच होती है। इसीलिए सब CBC की समझना हर कैंसर मरीज के लिए बहुत ज़रूरी है। चलो समझते हैं कैंसर के लिए CBC क्यों इतनी ज़रूरी है। में कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले डॉक्टर्स आपको CBC कराने के लिए बोलते हैं और इस टेस्ट के द्वारा आपके शरीर में कई सारी बीमारी का पता लगाया जा सकता है। इसलिए आपको इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए और आज हम कोशिश करेंगे कि आपको इस टेस्ट के बारे में हर छोटी से छोटी जानकारी दे सके। और यदि आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो आप इस टेस्ट की रिपोर्ट को खुद से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि CBC होता क्या है और फिर हम जानेंगे कि CBC हमें कब कराना चाहिए। देखिए, हमारे ब्लड में या फिर हमारे खून में दो चीजें पाई जाती है, प्लाज्मा और सेल्स। यानी कि हमारा ब्लड प्लाज्मा और सेल से मिलकर बना होता है। सेल्स तीन होती हैं, तो वो कौन कौन सी हैं? पहली सेल्स है इसमें रेड ब्लड सेल्स यानी कि RBC। इन्हें हम RBC कहते हैं या फिर लाल रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं। दूसरी है इसमें व्हाइट ब्लड सेल्स, तो इन्हें हम WBC भी कहते हैं। और तीसरी है इसमें प्लेटलेट्स। तो देखिए, CBC में क्या होता है? CBC की फुल फॉर्म है कंप्लीट ब्लड काउंट। यानी कि उसमें हम देखते हैं कि हमारे RBC, WBC और प्लेटलेट की संख्या कितनी है और इनका साइज कितना है, यानी कि इनका साइज बड़ा है या फिर कम हुआ है। और उसी के आधार पर हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में कोई बीमारी तो नहीं हुई है। तो इसे ही आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा जो हमारा RBC होता है, इसमें हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन RBC के अंदर भी पाया जाता है और बाहर भी पाया जाता है। तो उसे भी हम देखते हैं और उसी के कारण हमारा जो खून होता है वो उसका रंग लाल होता है। तो उसे भी हमें जानना जरूरी है। तो पहले हम जान लेते हैं कि हम CBC रिपोर्ट में क्या क्या देखते हैं। तो CBC रिपोर्ट में हम RBC की संख्या देखते हैं, हीमोग्लोबिन देखते हैं कि हीमोग्लोबिन कितना है, हिमेटोक्रिट देखते हैं, RBC इंडेक्स देखते हैं, WBC काउंट एंड WBC डिफरेंशियल देखते हैं एंड प्लेटलेट काउंट देखते हैं कि प्लेटलेट कितनी है। तो पहले हम जान लेते हैं कि हम CBC कब कब कराते हैं या CBC हमें कब कराना चाहिए। तो यदि किसी को लंबे समय से थकान महसूस हो, वीकनेस हो, बुखार हो या फिर उसका वजन कम हो रहा हो तो उसे CBC कराना चाहिए। या फिर इसके अलावा डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया, इसका मतलब होता है खून की कमी हो जाना। तो यदि किसी में खून की कमी हो जाती है तो उसे CBC कराना होता है। एस्टिमेशन ऑफ ब्लड लॉस, यदि किसी का एक्सीडेंट हुआ है या और किसी कारण से उसमें खून की कमी हो गई है तब भी CBC कराया जाता है। डायग्नोसिस ऑफ पोलीसाइथीमिया, इसका मतलब होता है जो हमारे ब्लड की सेल्स होती है वो बढ़ जाती है, तो उसे देखने के लिए भी CBC कराया जाता है। और किसी इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए भी CBC कराया जाता है। डायग्नोसिस ऑफ ब्लड डिसीज एज ल्यूकेमिया, तो इसका मतलब होता है ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर का पता लगाने के लिए भी CBC कराया जाता है। या फिर यदि किसी की सर्जरी होने वाली होती है तो उससे पहले भी CBC कराया जाता है। तो इन सभी कंडीशन में हमें CBC कराना होता है। देखिए, यहाँ पे हमने CBC की नॉर्मल वैल्यू दी हुई है, यानी कि जो हमारे ब्लड में सेल्स होती है उनकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। तो ऐसे आपको ये समझ में नहीं आएगा, पहले हम इसे डिटेल में समझ लेते हैं, देन लास्ट में हम देखेंगे कि आपको ये कैसे देखना होता है। और साथ में हम ये भी जानेंगे जो हमारी ब्लड रिपोर्ट आई है उसमें कौन सी कंडीशन बहुत खतरनाक होती है। हमने अपनी वीडियो को यहाँ से स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले यहाँ पे है RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स। तो पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, RBC हमारे ब्लड में पाई जाती है और इनका काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, यानी कि ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाती है और हमारे सभी अंगों तक ऑक्सीजन को पहुंचाती है। तो हम RBC में हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि हमारे 1 लीटर ब्लड में कितनी RBC है। इनकी कुछ नॉर्मल वैल्यू होती है, यदि वो ऊपर नीचे हो जाती है तो हमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले हम जान लेते हैं कि हमारे ब्लड में कितनी RBC होती है। देखिए, यहाँ पे RBC की नॉर्मल वैल्यू दी हुई है। एक अडल्ट यानी कि एक वयस्क मेल में इसकी वैल्यू 4.6 टू 5.9 मिलियन होती है, जबकि फीमेल्स यानी कि महिलाओं में इसकी वैल्यू 4.2 टू 5.4 मिलियन होती है। और न्यूबॉर्न्स यानी कि नवजात शिशुओं में इसकी संख्या 5.5 टू 6 मिलियन होती है, जबकि छोटे बच्चों में इसकी संख्या 4.6 टू 4.8 मिलियन होती है। तो ये है नॉर्मल वैल्यू। अब हम जान लेते हैं कि जब RBC बढ़ जाती है या कम हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो देखिए, जब हमारी बॉडी में RBC बढ़ जाती है तो उसे हम कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। तो ऐसा कब होता है?
यदि हम किसी ऊंचे स्थान पर जाते हैं तो उस समय ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए हमारी आरबीसी बढ़ जाती है, या फिर हम बहुत एक्सरसाइज करते हैं तब भी हमारी आरबीसी बढ़ सकती है, या फिर ऐसे लोग जो कि लंबे समय तक स्मोकिंग करते हैं तो उनकी भी आरबीसी बढ़ सकती है। अब हम जान लेते हैं कि आरबीसी हमारी कब कम होती है। तो यदि हमारी आरबीसी कम हो जाती है तो उसे हम कहते हैं एनीमिया, मीन्स हमारे बॉडी में ब्लड की कमी हो चुकी है। और आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बता देते हैं, यदि आप रिपोर्ट देखते हैं और वहां पे आप देखते हैं कि यहाँ पर 4.6 की जगह 4.5 लिखा हुआ है, तो आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, क्योंकि कभी कभी इसमें थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं होती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद है यहाँ पर हीमोग्लोबिन। देखिए, इसी के कारण हमारा जो खून का रंग होता है वो लाल होता है। तो इसकी भी कुछ नॉर्मल वैल्यू होती है, वो भी हम जान लेते हैं। तो देखिए, इसकी नॉर्मल अडल्ट में जो वैल्यू होती है वो 13 to 18 होती है, जबकि महिलाओं में इसकी वैल्यू 12 से 16 ग्राम होती है। नवजात शिशुओं में इसकी संख्या या वैल्यू 17 से 19 ग्राम होती है, जबकि बच्चों में इसकी वैल्यू 14 से 17 ग्राम होती है। यदि ये इससे कम हो जाता है तो उसे हम एनीमिया कहते हैं, यानी कि खून की कमी कहते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। देन इसके बाद है हिमेटोक्रिट। तो आपको रिपोर्ट में एचसीटी नाम से भी देखने को मिल सकता है। और इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, आरबीसी और ये दोनों सेम ही बात है। आपका जो ब्लड लिया जाता है, मान लीजिए आपका ब्लड ये लिया गया है इस प्रणाली में और आपका इतना ब्लड है, तो इस पूरे ब्लड में जो आरबीसी की वैल्यू होती है या फिर आरबीसी की परसेंटेज होती है, उसे ही हम हिमेटोक्रिट कहते हैं। और इसकी भी कुछ नॉर्मल रेंज होती है, जैसे कि अडल्ट में इसकी वैल्यू 45% होती है, यानी कि 100% ब्लड में से 45% हिमेटोक्रिट यानी कि आरबीसी होता है, जबकि फीमेल्स में, महिलाओं में इसकी वैल्यू 35% होती है। नवजात शिशुओं में 65% एंड बच्चों में 25% होती है। और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है या फिर ज्यादा होने पर कौन सी बीमारी होती है वो हम आगे देखेंगे। इसके बाद है रेड ब्लड सेल इंडेक्स। देखिए, जब भी हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की वैल्यू 12 ग्राम से कम हो जाती है या फिर जो हमारा हिमेटोक्रिट है वो 37% से कम हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन को हम एनीमिया कहते हैं, यानी कि ऐसे व्यक्ति में खून की कमी माना जाता है। अब बात करते हैं हम मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम यानी कि एमसीवी। तो ये क्या होता है? जो हमारी आरबीसी होती है उसका जो साइज होता है, तो हम इसमें वो देखते हैं कि हमारा आरबीसी का साइज कितना है, कम हुआ है या फिर बढ़ा है। तो यदि हमारा आरबीसी का साइज बढ़ जाता है तो उसे हम कहते हैं मैक्रोसिटिक, यानी कि हमें एनीमिया है जो कि विटामिन B12 की कमी से हुआ है और फोलेट की कमी से हुआ है। और यदि हमारा आरबीसी कम हो जाता है तो उसे भी हम एनीमिया कहते हैं, लेकिन इस कंडीशन में एनीमिया होता है माइक्रोसिटिक और ये आयरन की कमी से होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देन रेड ब्लड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ यानी कि RDW। देखिए, इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें हम आरबीसी की शेप देखते हैं, जो कि जनरली कॉन्वेक्स शेप होती है, इस तरह की होती है। लेकिन कई कंडीशन में इसकी शेप खराब हो जाती है, जैसे कि पर्निसिस एनीमिया में जो हमारी आरबीसी होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण उसकी शेप खराब हो जाती है। तो इसके द्वारा हम इसका पता लगा सकते हैं। हम आरबीसी देख चुके हैं, अब हम बात कर रहे हैं डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल की। तो हमारे ब्लड में कितना डब्ल्यूबीसी है ये भी हमें जानना जरूरी है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी या व्हाइट ब्लड सेल हमारे बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म बनाते हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी में बाहर से रोगाणु आ रहे हैं उनसे ये लड़ते हैं। तो जान लेते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी कितनी होती है और किस कंडीशन में ये बढ़ जाता है। तो यहाँ पे है व्हाइट ब्लड सेल डिफरेंशियल। तो देखिए, व्हाइट ब्लड सेल्स होती है वो 5 तरह की होती है: न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इसोनोफिल एंड बेसोफिल। तो इन सभी के अलग अलग काम होते हैं, तो हम जान लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स की। तो देखिए, टोटल डब्ल्यूबीसी का 70% होती है और इनका काम होता है बैक्टीरिया से लड़ना, यानी कि बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से लड़ना। अब हम जान लेते हैं कि हमारी बॉडी में कब बढ़ती है और कब घटती है। तो देखिए, जब भी हमारी बॉडी में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो इनकी संख्या बढ़ जाती है, उस कंडीशन को हम कहते हैं न्यूट्रोफिलिया। तो जब भी आप रिपोर्ट देखेंगे आपको न्यूट्रोफिल बढ़ी हुई मिलेगी तो आप उसे कहेंगे न्यूट्रोफिलिया। इसके अलावा ये कई कंडीशन में कम भी हो जाती है। यदि हमें कोई वायरल इन्फेक्शन होता है या फिर ऑटो इम्यून डिसीज होती है तो इनकी संख्या कम हो जाती है, या फिर कीमोथेरेपी के बाद भी इनकी संख्या कम हो जाती है, उसे हम कहते हैं न्यूट्रोपीनिया। अब हम बात करते हैं लिम्फोसाइट की। क्योंकि लिम्फोसाइट, जब भी हमारी बॉडी में कोई एक्यूट इन्फेक्शन होता है, तो यहाँ पर एक्यूट का मतलब है ऐसा कोई इन्फेक्शन जो कि हमारी बॉडी में हाल फिलहाल में हुआ हो, तो हमारे लिम्फोसाइट बढ़ जाते हैं और इसके बढ़ने को हम कहते हैं लिम्फोसाइटोसिस। या फिर वायरल हेपेटाइटिस में भी इनकी संख्या बढ़ जाती है। अब बात करते हैं मोनोसाइट की। तो जब भी हमारी बॉडी में कोई क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है जैसे कि टीबी, तो हमारी मोनोसाइट बढ़ जाती है, यानी कि लिम्फोसाइट एक्यूट इन्फेक्शन में बढ़ते हैं, ऐसा कोई इन्फेक्शन जो कि हाल फिलहाल में हुआ हो, जबकि मोनोसाइट ऐसे इन्फेक्शन में बढ़ते हैं जो कि काफी लंबे समय से हो, जैसे कि टीबी, और इसके बढ़ने को हम कहते हैं मोनोसाइटोसिस। तो बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की फोर्थ सेल इस्नोफिल। कि जब भी हमारी बॉडी में कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन, अस्थमा या फिर एलर्जिक रिएक्शन होती है तो हमारा इस्नोफिल बढ़ जाता है। तो जब भी किसी को एलर्जी होगी तो उसका इस्नोफिल बढ़ा हुआ मिलेगा। और लास्ट है बेसोफिल।
तो बेसोफिल जो है वो हमारे बोन मैरो से संबंधित है। जब भी हमारे बोन मैरो से संबंधित कोई बीमारी होती है तो हमारा बेसोफिल बढ़ जाता है, जैसे कि ल्यूकेमिया या फिर लिम्फोमा। तो यहाँ पर हमारा WBC भी खत्म हो गया है। तो यहाँ पर आखिरी सेल बची है प्लेटलेट्स। तो इनका काम क्या होता है? देखिए, ये ब्लड को जमाने में हेल्प करती है। आपने देखा होगा जब भी किसी के कट लग जाता है तो उसका खून बहने लगता है, लेकिन वो कुछ देर बाद जम जाता है, तो वो इसी के कारण होता है। यानी कि प्लेटलेट्स खून को जमाने में हेल्प करती है। यदि ये कम हो जाएंगी तो खून नहीं जम पाएगा और लगातार ब्लीडिंग होती रहेगी। इनकी नॉर्मल वैल्यू 1.5 से 4 लाख होती है। तो ये कुछ कंडीशन में कम हो जाती है और कुछ कंडीशन में बढ़ जाती है, तो वही हम जान लेते हैं। और देखिए, जब भी आप सीबीसी कराएंगे तो आपको ब्लड की सेल्स में थोड़ा बहुत चेंज मिल सकता है, जो कि नॉर्मल है। आपको ऐसी कंडीशन में बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। लेकिन यदि आपको बहुत चेंज देखने को मिलते हैं तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो ऐसी कुछ कंडीशन हमने यहाँ पे ली है जब आपको डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। तो ये सभी है क्रिटिकल लेवल ऑफ सीबीसी। नंबर 1 है यहाँ पर, यदि किसी का हीमोग्लोबिन 5 से कम हो जाता है या फिर 20 से ज्यादा हो जाता है तो तुरंत आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। ये एक इमरजेंसी कंडीशन है। इसके अलावा हीमेटोक्रिट यदि 15 से कम हो जाता है या फिर 60 से ज्यादा हो जाता है तो ये भी एक क्रिटिकल कंडीशन है। WBC की वैल्यू यदि 500 से कम हो जाती है या फिर 50,000 से ज्यादा हो जाती है तो ये भी डेंजरस कंडीशन होती है। एंड लास्ट है यहाँ पे प्लेटलेट्स। यदि इसकी वैल्यू 50,000 से कम हो जाती है या फिर 10 लाख से ज्यादा हो जाती है तो ये भी एक क्रिटिकल कंडीशन है। और देखिए, आखिरी में हमने आपको यहाँ पर जो ब्लड की सेल्स होती है उनकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है वो भी दे दी है। आपको इन्हें भी एक बार देख लेना है। तो यहाँ पर 2 तरह की यूनिट दी हुई है, कन्वेंशनल एंड एसआई यूनिट। लेकिन आपको केवल कन्वेंशनल को ही कंसीडर करना है क्योंकि आपको रिपोर्ट पर यही यूनिट देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आरबीसी, हीमोग्लोबिन, हिमेटोक्रिट, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी, WBC, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इसिनोफिल, बेसोफिल एंड प्लेटलेट सभी की नॉर्मल वैल्यू दी हुई है। आप इन्हें देख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम आगे भी इस तरह की कई सारी वीडियोस लाने वाले हैं। और यदि आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीबीसी का रिपोर्ट समझ में आया होगा। अगर आपका सीबीसी का रिपोर्ट नॉर्मल रेंज से कम है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। क्या खाएं क्या ना खाएं। मैं सब्जी और फल ज़्यादा वापरता था। आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन का घंटा दबाइए। जय हिंद।